तो गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका एक बार फिर से निशु की ज्ञान की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत एक प्रकार से समाप्त कर दिया था इब्राहिम लोदी को अंत करके, उसका चैप्टर क्लोज करके। फिर क्या है, दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना हो जाती है जो कि मुगल वंश कहलाता है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और आज हम वही चर्चा करने वाले हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने इसकी स्थापना की, और आगे चल के ये इसमें कौन कौन से शासक हुए, और आगे चल के इतिहास कितना बड़ा एक प्रकार से एक लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश कैसे बन गया। तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे किसकी, कि मुगल कौन थे, मुगल के बाद ये मुगल कहाँ से आए थे, और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, और उसके बाद उसमें कौन कौन से शासक हुए थे। तो अगर मुगल शासकों की बात करें, मुगल शासकों में बाबर, जिसने क्या है मुगल वंश की स्थापना की थी, उसका मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 से 1530 तक इसने राज किया था। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं 1526 से 1556 तक, उसके बाद अकबर 1566 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658, औरंगजेब की बात करें तो 1658 से 1707। उसके बाद क्या है, परवर्ती मुगल शासक, मतलब उसके बाद जो है ये जो यहाँ औरंगजेब तक बहुत एक प्रकार से कहेंगे इतिहास को जानने वाले राजाओं के योग्य राजा थे। उसके बाद परवर्ती राजाओं में इन्होंने कुछ खास नहीं किया है, और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। उसके बाद क्या है, मुगल सत्ता डिक्लाइन हो गई थी, मतलब उसका पतन हो गया था। फिलहाल तो उदय की बात करें, उसके बाद करें आज हम चर्चा देखेंगे कि मुगल कौन थे, मुगल कहाँ से आए थे, और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कैसे हुई। उसके बाद बाबर के प्रमुख युद्ध देखेंगे। आज इस संपूर्ण वीडियो में बाबर के ही बारे में बताने का प्रयास है, क्योंकि बाबर ने 3 युद्ध किए, और 3 युद्ध करने के बाद उसने संपूर्ण रूप से भारत में मुगल सत्ता एक प्रकार से स्थापित कर दी। और उसके बाद उसके जो परवर्ती शासक हैं, उन्होंने जैसे कि अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, लंबे समय तक भारत पर राज किया। पानीपत का युद्ध देखें तो 1526 में एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इसी युद्ध ने क्या है, ये बाबर का पहला युद्ध था, और इस युद्ध को एक प्रकार से जीत कर क्या है, उसने जीत कर क्या है, भारत पर इसका विचार बन गया था कि भारत पर शासन करना है। उसके बाद खानवा का युद्ध किया, तो फिर देखो पानीपत का युद्ध था कि भाई रहना है यहाँ, लेकिन क्या है, खानवा के युद्ध के बाद पूर्णतः पर यही विचार बन गया, यही शासन करेंगे। चंदेरी का युद्ध और क्या उसके बाद घग्गर का युद्ध। इन सब युद्धों के बाद, जीतने के बाद एक प्रकार से भारत में क्या है, मुगल सत्ता का संपूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो ये चर्चा करी हमने। तो सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की, कि किस प्रकार से जो मुगल हैं वो अस्तित्व में आए। तो एक पृष्ठभूमि की बात करें कि जो मुगल है वो कहाँ से आए। तो पूर्व मध्यकाल में क्या है, मध्य एशिया में, पूर्व मध्य एशिया में क्या है, 2 महान जातियों के रूप में मंगोल एवं तुर्कों का उत्कर्ष हुआ। ये सबको पता है, पूर्व मध्यकाल में मध्य एशिया में क्या है, 2 महान जातियों का उदय हुआ, जिसमें कि तुर्क और मंगोल थे। इतनी बात समझ में आ रही होगी, जिसका भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। तुर्कों का मूल रूप से स्थान कहा था, तुर्किस्तान, जबकि मंगोलों का कहा था मूल स्थान, मंगोलिया। तुर्कों का प्रमुख स्थान, मतलब जहां पर तुर्क उदय हुए और तुर्क रहते थे, उस स्थान को कहते हैं तुर्किस्तान, और जहां पर मंगोल निवास करते थे उसको कहते हैं मंगोलिया। ठीक है। प्रारंभ में यह दोनों जातियां खानाबदोश थी तथा कबीलाई प्रकार से जीवन यापन करती थी। तो यहाँ खानाबदोश का तात्पर्य क्या होता है कि खानाबदोश का मतलब यह है कि घुमक्कड़ से तात्पर्य यह है कि भाई अस्थायी रूप से यहाँ वहाँ घूमकर कबीलाओं में रहने वाली जातियां, ना इनका कोई स्थायी मकान होता था, ना इनके पास कोई राजपाट होता था। एक खानाबदोश जिंदगी होती थी, जैसे कि क्या है,
प्राचीन काल में जो मानव होता था खाना बदोश होता था, आज खाना के लिए यहाँ, कल खाना के लिए वहाँ। यहाँ से अगर कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है तो अपना सारा सामान समेट कर दूसरे यहाँ चला जाता है। तो इस प्रकार से दो तुर्क जाति थी मध्य एशिया में, दोनों का उत्कर्ष हुआ और भारत पर इनका क्या है बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और खाना बदोश जीते थे। तुर्किस्तान में रहते थे और मंगोलिया, जो मंगोल थे वो मंगोलिया में रहते थे। यहाँ तक की बात क्लियर है। इस पृष्ठभूमि ने भारतीय क्षेत्रीय इकाई के मध्य आपसी संघर्ष एवं युद्धों के परिवेश को भी निर्मित कर दिया, क्योंकि सभी इकाइयां अपने साम्राज्य का विस्तार कर स्वयं को स्वयं घोषित कर दिए थे। वस्तुतः इसी कारण जब तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण किया तो उनके लिए भारत को जीतना कठिन कार्य सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय राजाओं के बीच आपसी एकजुटता एवं समन्वय का अभाव था। देखो अब ये तुर्क किस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर शासन करेंगे। एक जैसे मान के चलो कि 1526 पर 1526 पर जब बाबर आक्रमण करेगा, 1526 पर क्या है बाबर यहाँ आक्रमण करेगा, लेकिन 1526 से पहले 1525 की क्या है हमें ऐतिहासिक राजनीति है वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से एंट्री होती है यहाँ पर बाबर की। क्या वस्तुतः बाबर को बुलाया गया था तो सिंधु नदी से बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। ये सबको पता है कि सिंधु घाटी से मतलब उत्तर से लेकर अपने दक्षिण तक, सिंधु घाटी से बंगाल की खाड़ी तक का संपूर्ण क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। मुसलमानों द्वारा अधिकृत पश्चिम गुजरात व सीमावर्ती क्षेत्र प्रदेश था। उत्तर व दक्षिण के मुसलमान जो राज्यों के मध्य राजपूत राज था, जिस पर राजपूतों का शासन था, ये सबको पता है। इसका प्रमुख केंद्र मारवाड़ था। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था जहां हिंदू शासक राज्य करते थे। अब एक नजर डालते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ। जब इब्राहिम लोधी 1517 में दिल्ली का सुल्तान बनता है, ये पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि जब इब्राहिम लोधी 1517 में दिल्ली का सुल्तान बनता है तो वह अफगान सरदार जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों का वहां प्रशासन कर रहे थे, वे स्वयं अपने आप को क्या है स्वतंत्र घोषित कर देते हैं एक प्रकार से। अर्थात इब्राहिम लोधी के समय सुल्तान अपनी प्रशासनिक इकाइयों पर क्या है बराबर से नियंत्रण नहीं कर पाता और उसका नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इसी दौरान राजस्थान मेवाड़ के राणा सांगा, इसी दौरान क्या है राजस्थान के जो मेवाड़ के जो राणा सांगा हैं वे भी अपने साम्राज्य को विस्तार क्रम में देखते हुए दिल्ली की ओर अभियान प्रारंभ कर देते हैं। इब्राहिम लोधी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यही थी कि उसने सुल्तान बनने के बाद पुराने सभी अफगान जो सरदारों को क्या है प्रशासनिक पदों से अपदस्थ कर दिया था, मतलब पदों से हटा दिया था। और क्या है अनुभवहीन एवं अविश्वास पात्र अफगानों को नियुक्त कर दिया था। ये सबसे बड़ी भूल राजनीतिक उसकी। इससे क्या है पुराने सरदार असंतुष्ट हो गए, डिसएग्री हो गए और जिनमें पंजाब के शासक दौलत खां एवं इब्राहिम लोधी के स्वयं चाचा आलम खां प्रमुख थे। इससे दिल्ली दरबार में सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो जाते हैं। अंततः इसी असंतुष्ट सरदारों द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप दिल्ली की सल्तनत पर इब्राहिम लोधी का पतन हो जाता है और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का आपने पतन देखा और किस प्रकार से बाबर आया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना वहां पर मुगल वंश के रूप में की। अब पानीपत का पहले युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं और बाबर की थोड़ी सी यहाँ पर हम देखते हैं कब हुआ भैया।
1526 में। कब? पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी तथा मुगल के शासक बाबर के साथ हुआ। बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी की क्या है? पराजय हुई। परिणाम स्वरूप लोदी वंश का समापन और मुगल वंश की स्थापना। अब थोड़ा सा नामकरण की ओर जाते हैं कि भाई मुगल वंश की जगह अलग से क्या है, मुगल साम्राज्य क्यों ही मतलब दिल्ली सल्तनत को खत्म हो जाती है यहाँ कहाँ पर? लोधी वंश तक। तो दिल्ली सल्तनत को आगे ही ना बढ़ाते हुए इसी में एक वंश जोड़ देते, मुगल वंश। उसको ना जोड़कर अलग से मुगल का चैप्टर क्यों दिया? तो नामकरण के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं 1526 में लोधी वंश की समाप्ति होने के बाद भारत क्या है, बाबर द्वारा भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है। उसे इतिहासकार द्वारा मुगल काल की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः यह नामकरण मध्यकालीन इतिहास के विभाजन एवं इतिहास लेखन की सरलता की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। इतिहासकारों का मानना है कि इससे क्या है, इतिहास को सरलता तरीके से पढ़ा जा सकता है और इतिहास के विभाजन से और लेखन की दृष्टि से भी क्या है, ये सुगम होता है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली सल्तनत को खत्म करके एक नया चैप्टर मुगल साम्राज्य और मुगल काल डाल दिया। किंतु इसका एक अन्य कारण बाबर द्वारा भारत को स्वयं को अपनी माता के वंशज अर्थात मंगोल वंश से संबंध भी बताना भी है। हालांकि तकनीकी दृष्टिकोण को बाबर अपने पैतृक वंशज तुर्की से संबंधित था, किंतु बाबर मंगोल शासक चंगिस खान से भी अत्यधिक प्रभावित था। ऐसा भी है कि भाई माता उसकी क्या है, माता उसकी अपने वंशज थी और उसके जो पिता हैं वो एक प्रकार से चंगिस खान के वंशज थे। मिश्रण जाति थी ये मुगल की। यद्यपि तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों ही क्रूर और प्रमुख शासक थे, किंतु तत्कालीन परिवेश में तुलनात्मक रूप से तैमूर लंग को अत्यधिक क्रूर और निरंकुश शासक माना जाता है। तुलना करें किसकी? तैमूर लंग और चंगेज खान की। जो तैमूर लंगों को ज्यादा क्या है, क्रूर शासक माना जाता है। इसलिए इतिहासकारों द्वारा मध्यकालीन इतिहास विभेदन तथा बाबर द्वारा मातृपक्ष के मंगोल शासक का वंशज मानने की प्रवृत्ति के कारण मुगल वंश का नाम दिया गया। यहां तक की बात क्लियर है। इसके अतिरिक्त क्या है, मंगोल जो शब्द है वो अरबी में क्या है, वो रूपांतरण क्या है, मुगल है उसका। अतः 1526 से प्रारंभ हुए नवीन काल को मुगल काल के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कारण यह भी है कि 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना के शासक बने बाबर समरकंद प्रारंभिक तुर्कों की राजधानी को अपना पैतृक निवास समझता था। इसलिए बाबर समरकंद पर पुनः अधिकार प्राप्त करना चाहता था, जिस पर अन्य तुर्की कुलीन ने शासन कर लिया था। तो एक प्रकार से क्या है, फरगना, ये आपको ध्यान रखना है कि बाबर की मृत्यु होने के बाद फरगना के जो शासक हैं बाबर, और जो समरकंद उसकी राजधानी हुआ करती थी फरगना में, तो वहां निवास करते थे। लेकिन क्या है, यहीं पर अन्य जो तुर्की कुलीन है उन्होंने क्या है, एक प्रकार से शासन जमा लिया था और बाबर उनको हटाने में असमर्थ था और पूरी कोशिश करने के बाद भी वो वहां से नहीं हटे। हालांकि बाबर इस संदर्भ में सफलता प्राप्त नहीं की और इसी दौरान बाबर को इब्राहिम लोदी को क्या है, भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण प्राप्त होता है। जब 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो बाबर यह समझ चुका था कि उसे पुनः समरकंद पर शासन करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह दिल्ली की ही सल्तनत पर उचित समझ बैठा। यहाँ पर एक कहानी, चूंकि अपना घर तो मिल नहीं रहा है, मतलब जहां समरकंद को तो प्राप्त कर नहीं पा रहा है, तो यही, और इसी बीच क्या है, इब्राहिम लोदी को पराजय करने के लिए क्या है, जो आलम खां हैं चाचा उसके और दौलत खां हैं, एक निमंत्रण भेजते हैं बाबर को आइए यहाँ लूटपाट करके जाइए। तो लोगों को लगा लूटपाट करके चला जाएगा, उसके बाद शासन तो हम ही संभालेंगे। लेकिन
बाबर को यह समझ आ गया कि 1526 में जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया, समझ गया कि समरकंद तो दोबारा मिलने से लगा, क्यों ना भारत में ही क्यों ना भारत में ही रहने लगे। तो सोचा कुछ, हुआ कुछ। इतिहास लेखन की दृष्टि से बाबर द्वारा दिल्ली का शासन किया जाना तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के शासकों में भिन्नता, जो कि स्पष्ट रूप से दिल्ली सल्तनत पर बनने के लिए प्रेरित थी। तो इतिहास अतः बाबर व पूर्ववर्ती दिल्ली सल्तनत के शासकों की दृष्टिकोण की भिन्नता के आधार पर ही इतिहासकारों द्वारा दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल का विभाजन किया गया। देखो, जो दिल्ली सल्तनत पर इसके पहले जो इसके पहले राजा राज किया करते थे और मुगल सल्तनत के बाद जो राजा राज किया करते थे, दोनों में क्या है, राज करने में दोनों की प्रशासनिक एक प्रकार से कार्यकाल में अंतर था। इसलिए उन्होंने मुगल काल अलग से ही चैप्टर दे दिया, ना कि दिल्ली सल्तनत में अलग से एक वंश जोड़ा। ठीक है, इसका एक अन्य उदाहरण मुगल काल का भी पुनः दो कालखंडों में विभाजित किया गया। मुगलों को भी क्या है, मुगल जो काल है उसको भी दो खंडों में विभाजित किया गया है। 1526 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु को मुगल काल, ठीक, जबकि 1707 से 1857 के कालखंड को उत्तर मुगल काल। ऐसा कहा जाता है कि भाई मुगल काल को दो खंडों में बांटा जाए। इसका प्रमुख कारण है कि 1526 से 1507 तक बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने मुगल साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांध के रखा। इसके बाद वाले शासक आए जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं थे और प्रकार से क्या है, केंद्रीय शक्ति शिथिल हो गई और वहां पर क्या है, पतन होने लगा। इसीलिए मुगल काल को भी दो काल में बांटा जाता है। जबकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता के कमजोर होने, क्षेत्रीय शक्ति को उदय होने तथा फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बढ़ते महत्व के कारण 1857 के काल को उत्तर अथवा परवर्ती मुगल काल की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं बाबर कौन था। तो पूरा नाम बाबर का क्या है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक, जन्म का हुआ 4 फरवरी 1483 में हुआ। कहाँ हुआ, ट्रांस ऑक्शियन के प्रांत के फरगना में, उज्बेकिस्तान में। कहाँ, उज्बेकिस्तान में। पिता मिर्जा उमर शेख, तुर्की शासक तैमूर लंग का 5वां वंशज। कौन के शासक हैं, तैमूर शासक तुर्की के 5वां वंशज है। माता कौन है, कुतलुग निगार खान, मंगोल शासक चंगेज खान का 14वां वंशज। उल्लेखनीय है कि 1496 में उज्बेकिस्तान के कुलीन ने जो फरगना है उस पर क्या है, आक्रमण कर लिया और अधिकार कर लिया। 1496 में जो कुलीन है वहां के, उन्होंने क्या है, फरगाना पर आक्रमण कर लिया और फरगाना जो है उसको अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले लिया। इस दौरान बाबर अपने कुछ सैनिकों के साथ फारस, आधुनिक ईरान, फारस क्या है, आज का आधुनिक ईरान है, तत्कालीन शासक शाह इस्माइल के पास क्या है, शरण मांगने के लिए चला गया। वहां फारस के शासक ने बाबर को 2 शर्तों के आधार पर शरण दी थी। पहली तो क्या है कि बाबर इस्लाम के शिया को मत को अपनाएगा। दूसरी, बाबर काबुल पर अधिकार प्राप्त करेगा और काबुल उसे सौंप देगा। ये थी फारस के जो आज का आधुनिक ईरान है, इस्माइल की 2 शर्तें थी कि पहले तो क्या है, इस्माइल जो इस्लाम का शिया विभाग है उसको अपनाएगा। दूसरा ये था कि काबुल पर आक्रमण करेगा और उसे काबुल दोबारा सौंप देगा। इसके लिए क्या है, फारस के शासक ने बाबर को सैन्य शक्ति भी प्रदान की। वस्तुतः फारस का शासक बाबर की सैन्य नेतृत्व की क्षमता और साहस से परिचित था। उसको पता था कि बाबर को देंगे तो बाबर जीत के देगा। बाबर काबुल, आज का अफगानिस्तान, पद पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। साथ ही
1502 में आसपास बाबर सैन्य शक्ति के आधार पर पुनः फरगाना पर शासन प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बाबर पुनः समरकंद पर अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है। इस क्रम में 1502 में बाबर तथा तत्कालीन समरकंद शासक उज्बेक सेवानी खां के बीच सरायुल पाल का युद्ध लड़ा जाता है, किंतु बाबर की फिर से पराजित हो जाती है और एक बार फिर से वो समरकंद प्राप्त करने में असफल हो जाता है। इस क्रम में 1507 में बाबर अंधविश्वास अथवा अपनी निजी मान्यता के कारण मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है, क्योंकि बाबर को प्रतीत होता है कि समरकंद पर शासन करने के संबंध में उसकी जो पराजय का मूल कारण उसकी मिर्जा की उपाधि है। अंधविश्वास हो जाता है यहाँ पर बाबर, क्योंकि उसको लगता है जो उसने मिर्जा की उपाधि धारण की थी, इसी कारण क्या है वो समरकंद पर कब्जा प्राप्त नहीं कर पा रहा है और बार बार क्या है पराजय हो रहा है। उपाधि ही चेंज कर ली, इसके बाद बादशाह की उपाधि धारण की और सब क्या है बादशाह की उपाधि मुगल काल के ही काल में ही नियुक्त ही। इसके बाद पहले सुल्तान थी। उल्लेखनीय है कि मिर्जा की यह उपाधि जो फरगाना के शासकों द्वारा परंपरागत रूप से धारण की जाती थी और बाबर के पिता उमर शेख ने भी यह उपाधि धारण की थी। ये जो मिर्जा की उपाधि है वो परंपरागत अनुसार चल रही थी। बाबर ऐसा पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह फारसी शब्द का शब्द है जिसमें बाद का अर्थ स्थायी और शाह का अर्थ है स्वामी, अर्थात स्थायी स्वामी। बादशाह का अर्थ क्या होता है? स्थायी स्वामी। वस्तुतः बाबर ने यह उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाली सभी शासकों द्वारा खलीफा के निर्देश अनुसार कोई उपाधि धारण करनी होती थी। तो यह उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि क्या है, इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाले सभी शासकों द्वारा खलीफा के अनुसार निर्देश अनुसार कोई उपाधि धारण करनी होती थी। भाई उनके जो खलीफा हैं तो कोई ना कोई उपाधि धारण करवा दे वो, तो इन्होंने क्या है पहले से ही बादशाह की उपाधि धारण कर ली। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा खलीफा के निर्देश पर सुल्तान की उपाधि धारण की जाती थी। जो खलीफाएं होते हैं मुस्लिम धर्म के, वो एक उपाधि धारण करवाते हैं राजाओं की, जैसे कि दिल्ली सल्तनत पर क्या है सुल्तान की उपाधि धारण करवाते थे, जहां पर बाबर ने खुद ही बादशाह की उपाधि धारण कर ली। किंतु बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति का सुघोषित दर्जा प्राप्त कर लिया। मतलब यहाँ पर खलीफाओं ने उसको उपाधि नहीं दी, उसने स्वयं उपाधि ले ली। समरकंद पर बार बार अधिकार प्राप्त करने के अपने उद्देश्य में विफल होने के कारण बाबर अब अपनी सैन्य अभियानों को भारत की ओर केंद्रित करता है। भाई भरपूर प्रयास कर लेता है जब समरकंद पर, कि मतलब एक प्रकार से अथक प्रयास होने के बाद थक जाने के बाद क्या है अपना रुख मोड़ लेता है किसकी ओर, भारत की ओर। भारत पर बाबर के आक्रमण के कारण क्या ऐसे कारण रहे जिसने बाबर को प्रोत्साहित किया कि वह भारत पर आए और वहां पर आक्रमण करे? तो पारिवारिक कारण देखें, अपने पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की आयु में फरगना के शासक बने बाबर को सत्ता से वंचित कर दिया। भाई जैसे ही पिता की मृत्यु हुई और उसको क्या है बाबर को जो फरगना है वहां की सत्ता से वंचित कर दिया। सैनिक शक्ति में वृद्धि, जो फरगना की सत्ता से वंचित होने के बाद बाबर ने लगभग 3 वर्ष सैनिकों की संख्या में वृद्धि की उसने। इसी दौरान बाबर ने समरकंद तथा फरगना को पुनः जीतने का प्रयास किया, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर फारस के शासक से सैन्य सहायता प्राप्त कर बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। लगभग 2 दशकों के दौरान निरंतर युद्ध अभियानों में व्यस्त रहने के फलस्वरूप बाबर ने विभिन्न युद्ध नीतियों को सीख लिया। करते अभ्यास में जड़मति सुजान, ये भाई करते करते उसने सारे युद्ध कला कौशल सीख लिए।
इसके अंतर्गत तोपखानों और बंदूकों का प्रयोग, सेना को छिपाने के लिए रणनीति, शत्रु को प्रलोभन में डालना, कुशल घुड़सवारी इत्यादि प्रमुख थे, जिससे बाबर ने सैन्य उत्साह में वृद्धि हुई। आर्थिक लालसा भी थी उसकी भारत पर आक्रमण करने के लिए। अपनी पुस्तक बाबरनामा में, किसकी पुस्तक? अपनी पुस्तक बाबरनामा में बाबर ने भारत की विशाल धन संपदा और स्वर्ण का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के साथ अपने पूर्ववर्ती शासक की तरह बाबर भी लोभ की भावना से प्रेरित हुआ। भाई लाभ, धन कमाना, स्वर्ण, सिक्के, सत्ता लालसा किसकी होगी? तो इसके कारण भी बाबर ने क्या है, भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित हुआ। धर्म का प्रचार, ये तो सभी शासकों था, जितने भी मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, सबने धर्म का प्रचार किया, इस्लाम धर्म का। तो यद्यपि बादशाह की उपाधि धारण कर बाबर ने स्वयं को खलीफा की अधीनता से मुक्त कर लिया था, किंतु इसके बावजूद बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस्लाम का प्रचार भी किया। ये तो अलग बात थी कि उसने बादशाह की उपाधि खुद से धारण कर ली थी, लेकिन उसने बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद भी उसने क्या है, इस्लाम धर्म को प्रचार किया। इसके अतिरिक्त फारस के शासन द्वारा इस्लाम के शिया का मत प्रचार करने की शर्त स्वीकार करने पर बाबर के धर्म विस्तार के दृष्टिकोण को इंगित करता है। मतलब उसने कहा भी था कि इस्लाम की शिया शाखा तुम्हें अपनाना पड़ेगा और धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। उत्तर भारत की राजनीति की स्थिति भी देख लेते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार से बाबर को खुला मौका देते हैं कि आओ और कब्जा करो। ये नहीं ना बुलाया बाबर को। 1526 में भारत पर आक्रमण करने के समय उत्तर भारत कमजोर, शक्ति विहीन इब्राहिम लोदी के अधीन था, सबको पता है। साथ ही उत्तर भारत की राजपूत शक्तियां दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से सक्रिय थी। कब लग रहा था कि इब्राहिम लोदी को हटाएं, और उनके राज में तो वैसे ही कई राजाओं ने क्या है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, और सब क्या है, अब सब दिल्ली पर कब्जा करना चाह रही थी। एक प्रकार से केंद्रीय सत्ता विघटन की ओर थी और विकेंद्रीकरण की ओर थी। चारों तरफ उथल पुथल मची थी। तो ये एक मुख्य कारण और था कि बाबर को लगा कि वहां जाएंगे और जितना आसान हो जाएगा। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्यों का एक संघ था। दिल्ली साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। बड़े बड़े प्रांतों के शासक अलग अलग थे। छोटे जिलों और यहाँ तक कि शहरों और दुर्गों के भी सरदार होते थे। मतलब सत्ता का कितना विकेंद्रीकरण हो गया था। जो अपने से किसी उच्चतर राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व नहीं मानते थे। राजा का आदेश सर्वोच्च नहीं रह गया था। इस समय भारत की किसी भी आक्रमणकारी का जिसमें विजय करने की शक्ति तथा दृढ़ता होती थी, शिकार बन सकता था। ये किसने कहा है? प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इन अस्तर एवं अवसरदारी परिस्थितियों ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने की ओर प्रोत्साहित किया। इसके अलावा बाबर को पंजाब के शासक दौलत खां, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां तथा राणा सांगा द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्य के कारण भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यहाँ अपने अपने फायदे देखे जा रहे हैं, अपने अपने राजा, अपने अपने राजनीतिक फायदे। जैसे कि यहाँ सोचा किसने? इब्राहिम के चाचा ने, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने सोचा कि एक प्रकार से बाबर को बुलाएंगे, बाबर आएगा, लूटपाट करके जाएगा, और उसके बाद चाचा तो था, तो उसको लगा कि चाचा बन जाएगा, मतलब आलम खां दिल्ली का नया सुल्तान बन जाएगा। यहाँ पंजाब का शासक कौन था? दौलत खां। अब उसने सोचा चलो ठीक है, ये बन जाएगा शासक कौन? आलम खां, हम इसको मरवा देंगे। और वही प्रकार से राणा सांगा ने सोचा कि जब ये बन जाएगा शासक तो हम उसको मरवाएंगे और हम फिर राजा बन जाएंगे। तो यहाँ सब अपने अपने राजनीतिक उद्देश्य से बाबर को बुलाया, और इनको क्या पता कि बाबर आएगा और इनकी क्या है, मट्टी पलीत करके इनके ही क्या है, राजनीतिक उद्देश्यों पर पानी फिर देगा। अब खानवा का युद्ध देखें 1527 में।
1526 में दिल्ली सुल्तान को पराजित करने के बाद बाबर ने भारत के महत्व को निकटता से समझ गया और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी तीव्र हो चुकी थी। 1526 में हरा दिया, अब उसको लगा कि हम भारत से नहीं जाएंगे। और उसके बाद 1527 की बात करते हैं। दूसरी ओर राजपूताना शासक राणा सांगा संग्राम सिंह का यह दृष्टिकोण था कि दिल्ली विजय के बाद बाबर अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएगा तथा भारत की प्रांत से धन संपदा लेकर समरकंद को पुनः चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विचार बदल गया बाबर का। इसके अलावा राणा सांगा का संभवतः यह भी मानना था कि बाबर तथा उसकी सेना के लिए उत्तर भारत की जलवायु सहन करना कठिन है, किंतु बाबर ने वापस लौटने की बजाय दिल्ली में ही शासन करने का निर्णय ले लिया और इस क्रम में उसने दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार राणा सांगा से युद्ध करने का निर्णय भी ले लिया। फलस्वरूप 27 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा नामक स्थान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय का प्रमुख कारण बंदूकों और तोपखानों का प्रयोग किया जाना था, जबकि राजपूत सेनाओं में शौर्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु युद्ध पद्धति और अपेक्षित आधुनिक हथियारों के कारण उसकी पराजय हो गई। भाई युद्ध एक प्रकार से तलवारों से कितना लड़ा जाएगा, भाई तलवार और भाले कितने मारेंगे दूर से। यहाँ बाबर के पास तोपखाना बंदूक खाना है, तो मुख्यतः विजय का कारण यही था। हालांकि राजपूतों में शौर्य और वीरता की कमी थी, लेकिन अत्याधुनिक जो सैन्य हथियार है उसके कारण क्या है, बाबर ने खानवा का युद्ध भी जीत लिया। खानवा के युद्ध में बाबर के लिए उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया, साथ ही राजपूत शासकों की शक्ति भी लगभग क्षीण हो गई। इतिहासकारों के अनुसार खानवा के युद्ध ने पानीपत के प्रथम युद्ध के अधूरे कार्य को संपूर्णता प्रदान की। इसमें तो सिर्फ क्या है, उसको बुलाया था, लेकिन खानवा के युद्ध में पर्याप्त हो गया कि अब हम यहीं शासन करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि खानवा का युद्ध में बाबर की जीत के प्रमुख राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित कर दिया था, किंतु अभी भी पूरी तरह से राजपूत शक्तियों का उन्मूलन नहीं हुआ था तथा शेष राजपूत बाबर के विरुद्ध एकजुट हो रहे थे। यहाँ तो हरा दिया खानवा के युद्ध में राणा सांगा को, लेकिन क्या है, अब राजपूत शक्ति इकट्ठी होकर क्या है, बाबर को हराने का प्रयत्न कर रही थी। इसीलिए चंदेरी आधुनिक भोपाल का सीमावर्ती का क्षेत्र युद्ध बाबर ने शेष राजपूतों के विरुद्ध 29 जनवरी 1528 में लड़ा, जिसमें पुनः बाबर की जीत हुई। उसके बाद यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ, राजपूत हारे, राजपूत इकट्ठे हुए, फिर से बाबर से युद्ध लड़े। चंदेरी का युद्ध हुआ जो कि भोपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में है चंदेरी, उसमें भी क्या है, लेकिन बाबर पुनः जीत गया। इतिहासकारों का यह भी मत है कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूत से उनकी प्रमुख किलों की मांग की, किंतु मालवा के राजा मेदिनी राय ने चंदेरी के किलों को बाबर को सौंपने से मना कर दिया। जीतने के बाद बाबर ने कहा राजपूतों से कि भाई हमें किले चाहिए, तो जो मालवा के राजा मेदिनी थे उन्होंने मना कर दिया कि हम किले नहीं देंगे। अब क्या है, घग्गर, जो हमारा घग्गर है वो वाला युद्ध हुआ, आगरा का युद्ध हुआ। तो खानवा और चंदेरी के युद्ध के माध्यम से बाबर ने राजपूत शक्तियों को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया था, किंतु अभी बाबर को अफगानों के आक्रमण का भय था। वस्तुतः इन अफगानों में प्रमुख इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था, जो स्वयं को दिल्ली के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा था। जब इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी की तो मृत्यु हो गई थी, क्योंकि क्या है, अब बाबर ने हराया था। अब लेकिन इब्राहिम लोदी के मरने के बाद इसका जो भाई है वो अपने आप को समझ रहा था कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा, वह बैठेगा। एक प्रकार से ये भी क्या है, मुगल शासक बाबर से लड़ेगा। महमूद लोदी को बंगाल के शासक नुसरत शाह द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था। बंगाल के शासक नुसरत खां
वो क्या है, महमूद लोधी एक प्रकार से क्या है, नुसरत शाह ने एक प्रकार से सहायता दी थी किसको, महमूद लोधी को, क्योंकि बंगाल के तत्कालीन शासक का दृष्टिकोण था कि महमूद लोधी अगर दिल्ली का सुल्तान बनता है तो निकट भविष्य में उसे सरलता से पराजित किया सकता है। इसमें भी नुसरत शाह की क्या है, एक राजनीतिक उद्देश्य खुद का छपा हुआ है। इसको लग रहा था कि भाई महमूद लोधी है वो जाके बाबर को हराएगा और फिर क्या है, हम महमूद लोधी को हरा देंगे और फिर क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएंगे। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। इसके अलावा बाबर इस समय चंदेरी के युद्ध में व्यस्त था, अतः महमूद लोधी के नेतृत्व में संगठित होने के लिए उचित अवसर भी था। अतः 1529 में घाघर तट के पर महमूद लोधी और बाबर के मध्य यहाँ पर क्या है, युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की एक पक्षी विजय हुई। उल्लेखनीय है कि बाबर द्वारा लड़ा गया घग्गर का जो युद्ध है, एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें क्या है, जल और थल दोनों स्तरों पर क्या है, युद्ध हुआ था। इस प्रकार उत्तर भारत पर क्या है, लगभग समस्त क्षेत्र पर क्या है, भारत पर क्या है, एक प्रकार से मुगल वंश का एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार पूर्वक हो गया था। इसी दौरान अगले ही वर्ष 26 दिसंबर 1530 को एक अज्ञात बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर की मौत के बाद उसका जो बेटा है हुमायूं मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार से बाबर का संपूर्ण परिचय और एक प्रकार से मुगल वंश के दिल्ली पर नींव और समस्त प्रकार का ये डिस्कशन रहा। इसके आगे के बाद हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे, हुमायूं के साथ ही शेर शाह सूरी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और इसी क्रम में क्या है, ये जो मध्यकालीन भारत है उसको समाप्त करके आधुनिक भारत की ओर जाएंगे। तब तक के लिए कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए गुड नाइट।